लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिवीजन के लिए बेस्ट है ये, और इससे आपका पूरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U रिवाइज हो जाएगा। जहां तक हमने किया है ये 80GG तक हमने कर लिया, तो पूरा 80GG तक हमने बना दिया इसको। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे आपके साथ। पहला क्वेश्चन करता है, तो ये जो पहला है पार्ट, ये जितने भी एमसीक्यू ये हमने खुद बनाया है। इसके बाद जो पार्ट 2 एमसीक्यू है वो पास्ट क्वेश्चन पेपर के थ्रू है, तो वो भी करेंगे हम लोग। फिलहाल ये जनरल है। एग्जामिन द फॉलोइंग, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू sorry deduction under section 80C to 80U is available from special income, true or false? false। सिर्फ माइनस, और माइनस कहां से होगा? नॉर्मल इनकम से होगा। स्पेशल इनकम कितने तरह के हैं? 3 तरह के। तो ये फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स ए इज द आंसर। क्वेश्चन 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज ए स्पेशल इनकम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज ए स्पेशल इनकम, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है? एसटीटी वाला, करेक्ट। तो ए इज द आंसर। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U इफ नॉट फुल्ली subtracted balance can be allowed as deduction in next financial year, is not fully subtracted from gross total income, तो जो बचा हुआ वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट हो सकता है, ये फॉल्स। टोटल इनकम कैन बी नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स? अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम कैन बी नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स? ग्रॉस टोटल इनकम कैन बी नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स? नहीं, वो भी फॉल्स है। ग्रॉस टोटल इनकम भी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्योंकि जो अगर लॉसेस आता है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम कैन बी एट मैक्स 0। तो मैं यहां पर इसको चेंज करूंगा, ईदर ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम कैन बी नेगेटिव, तो बोथ फॉल्स। डी इज द आंसर। ये आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा? कि ग्रॉस टोटल इनकम भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव बैलेंस है और वो सेटअप होने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। 80C का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल टू ऑल एसएससी हु इन्वेस्ट और सेव इन स्पेसिफाइड फंड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू कैसे हो गया? सभी एसएससी को नहीं मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। सही बात है या नहीं है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C is available even if investment is made out of borrowed fund, true or false? True. तो false true, B is the answer. Maximum deduction allowed under section 80C is 1,50,000. True. 80C plus 80CCC plus 80CCD जो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वो तीनों को मिला के 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, ये फॉल्स है। किस बेसिस पे अलाउ है? किस बेसिस पे अलाउड होता है? पेड बेसिस पे। ट्रू फॉल्स? 6 में आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट, ट्रू। इसको हम लोग चेंज करेंगे, डिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैन नॉट एक्सीड 10%। आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस कंपनी तो आपको कहे कि 100% दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डिडक्शन की बात आएगी, इट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट। तो ये लाइन लिख देंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट इफ द इंडिविजुअल इज अ पर्सन with disability as referred to in section 80U or suffering from disease as specified in section 80DDB. True and false? यहां भी वही लिखना होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, दिस इज ट्रू। डिसेबिलिटी के लिए 15% की लिमिट है, बोथ ट्रू, सी इज द आंसर। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीड इज exempt if premium paid for all financial year do not exceed 10% oblique 15% of the assured amount, true or false?
True. Nominee received life insurance maturity proceeds on the death of an individual is taxable. Premium paid for a financial year is 12% of an assured amount. या मैं 12% की जगह 18% of the assured amount कर देता हूं ताकि दोनों कवर हो जाए 10% और 15%. तो ये फॉल्स है. तो ये नॉमिनी रिसीव्ड लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीड ऑन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज एग्जाम या टैक्सेबल. एग्जाम, क्योंकि डेथ पे, अगर डेथ के बाद मिला है नॉमिनी को तो हम लोग फिर ये एश्योर्ड अमाउंट का लिमिट नहीं चेक करते. इज आंसर. इंटरेस्ट ऑन एनएससी एथ इश्यू इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है. टैक्सेबल है ना ये. हमने क्या कहा था, इंटरेस्ट ऑन एनएससी इशू इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज. उसके बाद एटीसी का डिडक्शन मिलेगा. तो पहले ऐड होगा फिर माइनस होगा. आप क्लाइंट को बोलिए एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब इनकम टैक्स में हम लोग टेक्निकल बात कर रहे हैं तब आप कहिए कि भैया ये डिडक्शन है. डिडक्शन, मान लीजिए इसका इंटरेस्ट आपको मिलता है 2 लाख रुपया, तो अगर आप एग्जाम्प्ट कहेंगे तो पूरा 2 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा. लेकिन डिडक्शन करते हैं इसीलिए पहले ऐड होगा, लेस तो 1,50,000 ही होगा ना. तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम नहीं है. तो इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, इट इज फॉल्स. इन्वेस्ट इन units of mutual fund is available as deduction under section 80C. Investment in units of mutual fund is available as deduction under section 80C. True or false? False. कहां, कौन से यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो डिडक्शन मिलता है? ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. तो बोथ फॉल्स. डी इज द आंसर. आइए क्वेश्चन 9 करते हैं. अब आप क्वेश्चन 8 तक हो गया था हम लोग से. क्वेश्चन 9, examine the following where Mr. Z borrows loan from his friend. Repayment of housing loan is allowed as deduction under section 80C. True or false? Examine the following where Mr. Z borrows loan from his friend. Repayment of housing loan is allowed as deduction under section 80C. True or false? False. सोर्स ऑफ लोन क्या होना चाहिए? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तभी एटीसी का डिडक्शन मिलता है. इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. तो अगर 24 का डिडक्शन है तो सोर्स ऑफ लोन बैंक भी हो सकता है और पर्सनल सोर्स भी हो सकता है. फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू. बी इज द आंसर. एग्जामिन द फॉलोइंग वेयर मिस्टर जेड बोरोज लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड. अरे ये दोबारा कैसे आ गया? Tuition fees paid for his 3 child is allowed as deduction under section 80C. True or false? False. कितने चाइल्ड के लिए अलाउड है? 2 चाइल्ड के लिए. Tuition fees paid outside India is allowed as deduction under section 80C. False. कहां पे करेगा? इन इंडिया पे करेगा तभी अलाउड है. बोथ फॉल्स. Mr. X takes life insurance on the life of his father. Deduction under section 80C is available. True or false? False. किसके लिए लेगा? किसके लिए लेगा? सेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड के लिए. Mr. X takes life insurance on life of his married daughter. Deduction under section 80C is available. True or false? True. 80CCC. Deduction under section 80C and 80CCC is available to both individual or HUF. True or false? फिर से पढ़ लीजिए. Deduction under section 80C and 80CCC. 80CCC किसके लिए है?
पेंशन फंड के लिए है और ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है और ये इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को मिलता है, तो ये फॉल्स है। Contribution to pension fund made out of exempted income is allowed as reduction under section 80CCC, true or false? ये भी false। 80CCC में तो ये लिखा हुआ है कि taxable income से contribution होना चाहिए, तो both false। 80CCD। Contribution to new pension scheme set up by central government is allowed as reduction under section 80CCD, true or false? True। हम लोग यहाँ लिखना चाहेंगे employer and employee contribution या एनी पर्सन कंट्रीब्यूटिंग या एनी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग, एनी इंडिविजुअल लिख देता हूं, चाहे वो एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय होगा या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, हर किसी को इसका डिडक्शन मिल जाएगा। करेक्ट। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD कैन बी क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सिर्फ इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, तो ए इज द आंसर। 100% of employer's contribution towards new pension scheme is taxable under the head salary as per section 7, true or false? ऐसा करूं, इस लाइन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं, अच्छा रहेगा, हो जाएगा। 100% ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की जगह एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नहीं, एक्सेस ऑफ रुपीज 7,50,000 ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इस तरह से लिखूंगा मैं, एक्सेस ऑफ 7,50,000 of employers contribution towards new pension scheme is taxable under the head salary as per section 7, true or false? फॉल्स हो जाएगा। सेक्शन 7 में तो ये लिखा हुआ है कि 100% टैक्सेबल होगा बिकॉज रिसीव्ड हो गया, और उसके बाद डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम इज टैक्सेबल, यहां भी लिखूंगा एज पर सेक्शन 7, ट्रू और फॉल्स? Interest on contribution towards new pension scheme is taxable as per section 7, true or false? False है ये, false है। सेक्शन 7 में एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये डीम टू बी रिसीव नहीं हुआ है, तो दोनों फॉल्स है। तो अगर आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो सेक्शन 7 में लिखा हुआ है एक्सेस of 12% of salary of employers contribution towards recognized provident fund, तो वहां recognized provident fund के बारे में लिखा हुआ interest in excess of 9.5% towards recognized provident fund, तो वहां भी recognize, लेकिन ऐसा कुछ न्यू पेंशन स्कीम के बारे में अगर लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में तो लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। याद आया आपको जब हम लोग 80CCD भी करवा रहे थे, तब भी मैंने बताया था आपको ये बात। मैं आपको एक बार दिखला भी देता हूं, किस पे ये, अरे वाह, डायरेक्ट निकल ही गया। Employers contribution in excess of 12% of salary towards recognized provident fund, interest credited to recognized provident fund in excess of 9.5%, फिर the contribution made by employer in the previous year to the account of employee under a new pension scheme, यहाँ पूरे 4 पॉइंट में इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है न्यू पेंशन स्कीम, तो इसीलिए अगर इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट नीदर ड्यू हुआ, ना रिसीव हुआ, ना डीम टू बी रिसीव्ड है, इसीलिए एग्जेम्प्ट है। सही बात है। Question 16. Central government employees contribution of up to 12% of SARS towards new pension scheme is allowed as deduction under section 80CCD, बताइए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन लिखता हूं, एम्प्लॉइज नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अप टू 12% ऑफ SARS टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, फॉल्स है। कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का? 14%, करेक्ट। प्राइवेट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अच्छा यहां एम्प्लॉयर है,
private employer contribution of up to 10% of SARS towards new pension scheme is allowed as reduction under section 80CCD. True or false? True. ये आंसर है. हाँ, चलिए ये वाला करते हैं. क्वेश्चन 17. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑफ अप टू 10% ऑफ सास टुवर्ड्स न्यू. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय में दोनों ब्रैकेट में लिख दूंगा. तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑफ अप टू 10% ऑफ सास टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. A self-employed person contribution of up to 20% of gross total income towards new pension scheme is allowed as deduction. True or false? True. Both true. C is the answer. Partial withdrawal from National Pension System Trust by self-employed person is fully taxable. Partial withdrawal तो देखिए 80CCD, अरे यहाँ पर 10 लिखना भूल गया. सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 है. सेक्शन 10 सबसेक्शन 12B. यहाँ देखिए एनी पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एन एसएससी. तो अगर एसएससी लिख रहा हूं तो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों होगा. ऑन क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट और ऑन हिज ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 60% ऑफ द टोटल अमाउंट पेएबल टू हिम at the time of such closure or his opting out of the scheme. यानी कि जितना अमाउंट मिल रहा है, मान लीजिए 100 मिल रहा है, तो उसका 60 रुपीज एग्जेम्प्ट होगा. किसके लिए एग्जेम्प्ट होगा? कब एग्जेम्प्ट होगा? पूरा फुल क्लोजर पे, पार्शियल क्लोजर पे नहीं, फुल क्लोजर पे. किसके लिए एग्जेम्प्ट होगा? एम्प्लॉय के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि सभी के लिए. तो कोई भी हो, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना पूरा अकाउंट खोलता है तो 60% का एग्जेम्पशन ले लीजिए. अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 12B स्पेशली एम्प्लॉय के लिए है. और ये अगर एम्प्लॉय फुल विड्रॉल करता है तो वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में एग्जाम्पशन ले लेगा. अगर ये एम्प्लॉय पार्शियल विड्रॉ करता है तो ये एग्जाम्पशन कितना लेगा? जितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसका नहीं, जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, ये एग्जाम्पशन. करेक्ट. अब अगर इस एमसीक्यू में ये लिखता है कि पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज फुल्ली टैक्सेबल, तो बताइए क्या सेक्शन 10 सबसेक्शन 12B तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को एप्लीकेबल नहीं है? जो पार्शियल विड्रॉल के बारे में बात कर रहा है वो यहां आएगा, और यहां पर एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब फुल विड्रॉल हो, और ये पार्शियल विड्रॉल है, तो इसीलिए ये वाली जो लाइन है ये फुल ट्रू है. सही बात. फिर लिखता है फुल विड्रॉल फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12A. ये फुल विड्रॉल है ना, फुल विड्रॉल है तो एग्जेम्पशन है. कोई भी फुल विड्रॉल करेगा तो हम सॉरी फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है, 60% एग्जेम्प्ट है, तो ये फॉल्स है. ये इज द आंसर. आया. चलिए 80D मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का है. कैन बी 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख एज द केस में बी. ट्रू और फॉल्स? मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80D कैन बी 25, 50, 75, 1 लाख एज द केस में बी. ट्रू और फॉल्स? अरे बता दीजिए. Sure. True. Expenditure incurred in cash towards health checkup is allowed as deduction under section 80D. True or false? Expenditure incurred in cash towards health checkup. This is true. Both true. False नहीं होगा. हेल्थ चेकअप का आप कैश में दे सकते हैं, लेकिन प्रीमियम आपको चेक के थ्रू ही देना पड़ेगा, यानी कि अदर देन कैश. ठीक है. मैक्सिमम लिमिट 5,000 की है. प्रीमियम पेड टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D.
मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्रीमियम पेड टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश कर देता हूं, इन कैश इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन हेल्थ ऑफ सेल्फ, spouse and dependent or not dependent children, or parents, dependent or not dependent children, dependent or not dependent parents, is eligible for deduction under section 80D, true or false? फिर से पढ़ लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द हेल्थ ऑफ सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट चिल्ड्रन, dependent or not dependent parents, is eligible for deduction under section 80D, true or false? False. डिपेंडेंट चिल्ड्रन होने चाहिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो दोनों फॉल्स है, डी इज द आंसर। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इवन इफ पेड इन कैश is allowed as deduction, true or false? False. Health insurance premium can be claimed as deduction if premium is paid out of taxable income. False to B is the answer. 80DD. Deduction under section 80DD can be claimed by 80DD किसके लिए है? चलिए आगे आएगा, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD कैन बी क्लेम्ड बाय बोथ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कौन क्लेम कर सकता है, कौन क्लेम कर सकता है? सिर्फ रेजिडेंट कर सकता है और रेजिडेंट इंडिविजुअल कर सकता है, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल कर सकता है, नॉन रेजिडेंट भी नहीं, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल। Deduction under section 80DD is allowed up to 1,50,000 in case of severe disability. True or false? Deduction under section 80DD is allowed up to rupees 1,25,000 in case of severe disability. True or false? False है। up to का तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिक्स डिडक्शन है, फिक्स्ड। खर्चा करे या ना करे, up to लिख दिया यानी कि कोई एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे कम भी हो सकता है। Both false. An individual who incurs expenditure on maintenance and medical treatment of wife's brother who is disabled and dependent on individual is eligible to claim deduction under section 80DD. True or false? False. कौन कौन है? X, मिसेस X, फैमिली में कौन कौन आएगा? X, मिसेस X, इनके बच्चे, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर ऑफ एक्स और फादर मदर, यही तो आएंगे। और इनके लिए कहा गया है कि दे आर होनली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन एल्स एंड ही हैज इनकर्ड सम एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। वाइफ ब्रदर नहीं है, तो इसका रिडक्शन 80DD का अगर मिलना होगा तो वाइफ को मिल जाएगा। An individual who incurs expenditure of 90,000 on maintenance and medical treatment of his only brother suffers from 40% disability can claim deduction under section 80DD of 75,000. True or false? An individual who incurs expenditure of 90,000 on maintenance and medical treatment of his only brother suffering from 40% disability can claim deduction under section 80DD of rupees 75,000. True or false? True. 40% कम से कम होना चाहिए, 40% लिखा हुआ भी है, ओनली ब्रदर है तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसने एक खर्चा भी किया है, तो false true, B is the answer. 80DDB. Deduction under section 80DDB is available for medical treatment of specified disease. True or false? Deduction under section 80DDB can be claimed by only resident individual. True or false? False. कौन क्लेम कर सकता है? कौन क्लेम कर सकता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ। ट्रू फॉल्स, ये आंसर 24।
मैच द फॉलोइंग। एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 डीडीबी इज मैक्सिमम, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज भी लिख दूंगा मैं। चलिए, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का इलाज करवा रहा है, तो मैक्स जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडीबी है, जो मैक्सिमम कितना मिलेगा, ए बी सी डी बताइए। सी, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इलाज करवा रहा है नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का, डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा। डी, 40,000 मिलेगा मैक्सिमम। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इलाज रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का करवा रहा है, मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलेगा। या मिलेगा ही नहीं, बता दीजिए। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो इलाज करवा रहा है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का, डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा और किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। $60,000 की कोई लिमिट ही नहीं है। अभी आपने बताया 80 डीडीबी का डिडक्शन सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल कर सकता है। तो जो डिडक्शन क्लेम कर रहा है वो अगर नॉन रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, ए नील। यहां भी ए आएगा नील, तो सी डी ए, सी डी डी इज आंसर। आया 80U, fixed deduction irrespective of expenditure incurred is available under section 80U and 80DD, true or false। ट्रू, ट्रू है ना, फिक्स डिडक्शन मिलता है, या तो 1,25,000 मिलेगा या 75,000 मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। फिक्स डिडक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 डीडीबी, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स है ना, 80 डीडीबी में अभी आपने बताया मैक्सिमम एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और रुपीज 40,000 और 1 लाख, विच एवर इज लोअर। इसमें एक एमसीक्यू और भी बन सकता था, इंश्योरेंस क्लेम वाला, कोई बात नहीं, वो तो पास्ट पेपर में भी आ जाएगा। मिसेस जेड इज डिपेंडेंट ऑन मिस्टर जेड, both suffer from severe disability, Mr. Z can claim reduction of both section 80U and 80DD, true or false। बताइए। मिस्टर जेड अपना 80U क्लेम कर लेगा, और क्योंकि मिस्टर जेड के ऊपर डिपेंडेंट है तो 80DD क्लेम कर लेगा। पॉसिबल है दोनों का डिडक्शन क्लेम करना, 80DD एंड 80U का, या लॉ में कहीं लिखा हुआ डबल बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। जेड कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ बोथ सेक्शन 80U एंड डी, फॉल्स। किसी एक का डिडक्शन क्लेम करेगा, किसी एक का, लिखा हुआ है कानून में। Deduction under section 80U is available to resident individual who suffer from disability of less than 40%, but more than 30%। ये लिख लेता हूं, ट्रू एंड फॉल्स। अरे क्या हो गया कशिश आपको, अभी हमने यहां पर लिखा कि एटलीस्ट 40% की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, हमने कहा किया था, ये रहा। और 40% से कम है तो नहीं, कम से कम 40% होना चाहिए। तो ये भी फॉल्स है, बोथ फॉल्स। सही बात 80G। और 5 मिनट बैठ सकते हैं हम लोग। एग्जामिन द फॉलोइंग, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कैन बी क्लेम्ड बाय ऑल रेजिडेंट एसएससी एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, ट्रू और फॉल्स।
Deduction under section 80G can be claimed by all resident or non-resident SSC except in certain other cases. True or false? बता दीजिए. Deduction under section 80G can be claimed by all resident or non-resident SSC except in certain other cases. True है. Deduction can be claimed under section 80G by the donor where donation is made to any fund. ये false है. कहां डोनेट करेगा? स्पेसिफाइड फंड में. ट्रू फॉल्स? ए इज द आंसर. मैच द फॉलोइंग. द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज. बताइए. ये भी बताना पार्ट ए पार्ट बी कौन सा फंड है और पार्ट ए पार्ट बी में 100% या 50%. बताइए. नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट ए 100% या 50%? 100%. और सभी एसएससी को मिलेगा चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो. सभी एसएससी को मिलेगा. यस और नो? बता दीजिए. चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट हो. यस और नो? तो ये बी आएगा. करेक्ट है. पार्ट ए फंड 100% अवेलेबल टू ऑल एसएससी चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट. क्लीन गंगा फंड. क्लीन गंगा फंड. आप देखिए किताब में क्लीन गंगा फंड के बारे में क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले ये पार्ट ए है और क्लीन गंगा फंड ये रहा 14 नंबर में लिखा हुआ. क्लीन गंगा डिडक्शन अलाउड ओनली टू डोमेस्टिक डोनर्स 100%. तो क्लीन गंगा फंड पार्ट ए 100%, पार्ट ए 100%, लेकिन सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को मिलेगा. तो क्लीन पार्ट ए 100% अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट एसएससी. तो ये ए आंसर है. 2 का ए. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. बताइए पार्ट ए पार्ट बी. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पार्ट ए पार्ट बी. जल्दी बताइए. पहले बताइए पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट बी है और यहां पर पूरे में पार्ट बी एक है. तो पार्ट बी फंड 100% लेकिन सिर्फ टू इंडियन काम में. तो इसका आंसर डी है. और राजीव गांधी फाउंडेशन तो अब बचा हुआ सी है. बी ए बी सी. बी ए बी सी. डी इज द आंसर. आई. डोनेशन मेड टू गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ 50,000. Adjusted gross total income is 4 lakh. Amount of deduction under section 80G is. बताइए. Donation made to government for promotion of family planning 50,000. Adjusted gross total income इतना दिया हुआ. Amount of deduction under section 80G is. ठीक बताइए. गलत बता रहे हैं आप. Adjusted gross total income 4 लाख दिया हुआ है. सबसे पहले ये कौन से में है? पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट बी में 100% और पार्ट बी में तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मुझे 10% भी निकालना होगा. तो मैं इसका 10% निकालूंगा तो ये 40,000 आएगा. 40,000 और 50,000 लोअर क्या है? 40,000 इसका 100%. तो सी इज द आंसर. अरे आया. अब ये क्वेश्चन नंबर 30. Donation made to approved NGO for charitable purpose 50,000. Adjusted gross total income is 4 lakh. Amount of deduction under section 80G is. बताइए. $20,000. बहुत बढ़िया. 31. Donation made to approved NGO for charitable purpose of 50,000 and for promotion of family planning 60,000. Adjusted gross total income is 10 lakh. बताइए.
डोनेशन मेड टू अप्रूव्ड एनजीओ फॉर चैरिटेबल पर्पस 50 एंड फैमिली प्लानिंग 60। बी बता रहे हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज 10 लाख, तो मैं इसका पहले 10% निकालूंगा तो ये 1 लाख आएगा। टोटल डोनेशन है 1,10,000, तो 1,10,000 और 1 लाख लोअर क्या है 1 लाख। अब मैं 100% को अलग कर दूंगा और 50% को अलग कर दूंगा। फैमिली प्लानिंग के लिए 60,000 है जो मैंने अलग कर दिया और 40,000 यहां कर दिया, तो 60 + 20 80,000। सी इज द आंसर। अरे आया। चलिए, डोनेशन मेड टू अप्रूव्ड एनजीओ फॉर चैरिटेबल पर्पस 50,000, लॉटरी इनकम इज 4 लाख, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज, बताइए। और कोई इनकम नहीं, नो अदर इनकम, ये मैं क्वेश्चन में लिख दूंगा। डोनेशन मेड टू अप्रूव्ड एनजीओ फॉर चैरिटेबल पर्पस 50,000, लॉटरी इनकम इज 4 लाख, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, लॉटरी इनकम 4 लाख है, अगर मैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालूंगा तो 4 लाख ही आएगा, क्योंकि ये स्पेशल इनकम तो है नहीं। तो ये 4 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 40,000 आएगा, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलना चाहिए 40,000। लेकिन हमने बताया था 80C टू 80U का डिडक्शन स्पेशल इनकम से नहीं मिलता है, कैजुअल इनकम से नहीं मिलता है। तो 80G 40,000 होने के बावजूद इसका डिडक्शन आप माइनस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर 0 है। अरे आया। 33 बताइए। डोनेशन मेड टू अप्रूव्ड एनजीओ फॉर चैरिटेबल पर्पस 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 4 लाख, नो अदर इनकम, और कोई इनकम नहीं है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज, बी कैसे आ जाएगा आप सोचिए। मुझे अगर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालना हो तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम तो मेरा 0 निकलेगा, क्योंकि ये स्पेशल इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख, इसमें 4 लाख माइनस करूंगा ये 0 निकलेगा, तो मैं तो डोनेशन दे ही नहीं सकता, तो ये भी 0 आएगा आंसर। ये बताइए, डोनेशन मेड टू अप्रूव्ड एनजीओ फॉर चैरिटेबल पर्पस 5,000 इन कैश, ग्रॉस टोटल इनकम इज 4 लाख, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज कितना। ये भी नहीं लाएगा, ये भी नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि अगर आप कैश में 2,000 रुपए से ज्यादा कैश में देंगे तो डिडक्शन आपको 80G का नहीं मिलता है, तो ये भी 0 आएगा। अरे आया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, एग्जामिन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 35, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG कैन बी क्लेम्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु पेज हाउस रेंट, ट्रू और फॉल्स। बताइए। क्यों? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अगर किराया देता है तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, ट्रू, ट्रू है ये। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG कैन बी क्लेम्ड बाय सैलरीड क्लास पर्सन हु पेज हाउस रेंट टू इट्स ओन एम्प्लॉयर एंड रिसीव्स हाउस रेंट अलाउंस, ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स है। 80GG का डिडक्शन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी मिल सकता है और सैलरीड क्लास को भी मिलेगा, लेकिन अगर उसको HRA नहीं मिल रहा है तो इसको HRA मिल रहा है, इसलिए 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। वो रेंट अपने ही एम्प्लॉयर को देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी थर्ड पर्सन को देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज द आंसर। चलिए बाकी लोग भी जवाब दें।
Mr. Z lives in house of HUF of which he is a member. Mr. Z pays house rent to its HUF. Deduction under section 80 GG is available. True or false? True or false? कशिश क्या हो गया आपको? फॉल्स है। 80 जीजी में वो एचयूएफ जिसका वो मेंबर है, माइनर चाइल्ड या अपने स्पाउस को ही किराया देगा तो 80 जीजी का रिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये फॉल्स है। मिस्टर जेड लिव्स इन हाउस ऑफ एचयूएफ ऑफ विच इज ए मेंबर. मिस्टर जेड पेज हाउस रेंट टू इट्स एचयूएफ. HRA exemption under section 10 subsection 13A is available. True or false? ये ट्रू है, करेक्ट. फॉल्स टू बी इज द आंसर. 37. Maximum deduction under section 80 GG which can be claimed is 60,000 in a financial year. True or false? Maximum deduction under section 80 GG which can be claimed is rupees 60,000 in a financial year. True or false? ट्रू. कितना लिखा हुआ था? 5,000 पर मंथ, तो ये ट्रू है. Where rent paid do not exceed 10% of adjusted gross total income, then deduction under section 80 GG is not available. True or false? Where rent paid do not exceed 10% of adjusted gross total income, then deduction under section 80 GG is not available. True or false? ट्रू है ना. देखिए क्या था, मैक्सिमम इज 5,000 पर मंथ यानी कि 60,000. फॉर्मूला 1 था 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और फॉर्मूला 2 था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई. अब ये लिखता है कि रेंट पेड 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई से ज्यादा नहीं है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा यानी कि नील आ जाएगा. अगर ये नील आ गया तो जो सबसे कम होगा वो नील होगा, तो डिडक्शन मिला ही नहीं. तो इफ वेयर द रेंट पेड एक्सीड्स 10% तभी डिडक्शन मिलता है. यहां ये इज नॉट अवेलेबल. दिस इज ट्रू. फॉल्स टू बी इज द आंसर. 80E. Loan taken for machine repairing course, deduction under section 80E is available on account of interest. True or false? यहां पर एक लाइन में लिखेंगे आफ्टर +2. ट्रू. वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स मिलेगा. लोन टेकन फॉर परसुइंग MBBS, deduction under section 80E is available on account of repayment of loan. True or false? False. रीपेमेंट ऑफ लोन का रिडक्शन नहीं मिलता है, इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है, तो ए इज द आंसर. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन इज अलाउड एज रिडक्शन अंडर सेक्शन 80E टू ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज 50,000. ट्रू और फॉल्स? Interest paid on loan taken for higher education is allowed as reduction under section 80E to a maximum of 50,000. आप किताब खोल के रखिए और जवाब दीजिए फटाफट. क्या 80E में कोई मैक्सिमम लिमिट है? नहीं है. एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. फॉल्स है, करेक्ट. एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड एज रिडक्शन. Mr. X has taken an education loan for his grandchild who shall pursue BTech at IIT Mumbai. Interest on loan under section 80E can be claimed as deduction by Mr. X. True or false? False. तो सन के लिए है, फादर चाइल्ड के लिए है, वरना ग्रैंड चाइल्ड ये सब के लिए नहीं है. बोथ फॉल्स. The deduction of interest is allowed as deduction for maximum 8 years from that financial year in which loan is sanctioned. True or false? False है ये. False है. From that financial year in which you start payment of EMI, जिस दिन से आप EMI का पेमेंट करेंगे उस दिन से आपका 8 साल शुरू होगा. लोन सैंक्शन से शुरू नहीं होता है.
लेकिन हाँ लोन सैंक्शन और ईएमआई दोनों सेम ईयर है तब तो वहीं से शुरू होगा। लेकिन मैंने आपको 4 साल का गैप बताया था या नहीं बताया था? तो इसीलिए जिस समय से आपका ईएमआई शुरू होगा, तो ये फॉल्स है। हायर एजुकेशन मीन्स एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग +2 इंक्लूडिंग वोकेशनल स्टडीज। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स ट्रू। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बन गया है ये 80EE और EE का। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमने एक स्टेटमेंट बनाया है और ये स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस है 38 39 करके। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करके। मिस्टर एक्स टेक्स हाउसिंग लोन ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर परचेज ऑफ फर्स्ट हाउस, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज 45 लाख। Mr. X gets the possession of house on 1 April 2020. Interest for financial year is as follows. तो interest और रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंशियल ईयर 1920 का 450 लोन दिया 20, यहाँ 4 लाख, यहाँ 140 दिया, और यहाँ 250, यहाँ 160 दिया, 80 और 2 लाख दिया। ये सवाल है। अब पहला सवाल है डिडक्शन अलाउड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 अंडर सेक्शन 24B 80EE एंड 80C शैल बी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और मैं पॉज करूंगा, आपको सोचने का मौका मिलेगा और आप बताइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, लोन कब लिया है इसने? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2019 को। किस लिए लिया है? फॉर परचेज ऑफ हाउस। मिस्टर एक्स और पोसेशन 1 अप्रैल 2020 को मिला और इंटरेस्ट का 4 साल का इंटरेस्ट उन्होंने लिखा हुआ है। आपको हर साल का, अब ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, वो सबसे पहले 1920 का पूछेगा कि ये इसका 4 ऑप्शन है A B C D। फिर वो 2021 का पूछेगा, 4 ऑप्शन है A B C D। फिर 40 क्वेश्चन नंबर 40 में 21 22 का पूछेगा, 4 ऑप्शन है। फिर 22 23 का पूछेगा, 4 ऑप्शन है। तो आपको इनसे इस स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि 24B का रिडक्शन कितना मिलेगा। फिर इसमें बताइए 80EE एप्लीकेबल है या 80EE एप्लीकेबल है, इतना बता दीजिए। 80EE एप्लीकेबल है या 80EE एप्लीकेबल है? EEE एप्लीकेबल है। तो 80EE ऐसे भी पुराना हो गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे हमने, इस सेक्शन पे हमने फोकस नहीं किया, इसी पे फोकस किया 80EE। तो 24B का इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, 80EE का डिडक्शन कितना मिलेगा और 80C का कितना मिलेगा। करेक्ट है, ये आपको बताना है। अब आप मुझे बताइए 1920 में 24B का डिडक्शन कितना मिलेगा? 1920 में इंटरेस्ट दिया है 4,50,000, जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि पोसेशन मिला ही नहीं, क्योंकि 24B में डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट्स जब आपको बिल्डिंग का पोसेशन मिल जाता है, व्हेन यू बिकम द ओनर, तो यहां जीरो हो जाएगा। एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है। 80EE में रिडक्शन कोई मिलेगा? 80EE में रिडक्शन मिलेगा? यस और नो? 80EE में रिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोच लीजिए, सोच लीजिए। और मिलेगा तो कितना मिलेगा? EE में डिडक्शन मिलेगा तो कितना मिलेगा? EE के ए के कंडीशन में, 80EE के कंडीशन में 1,50,000 मिलेगा, क्योंकि यहां पर पोसेशन मस्ट नहीं है, पोसेशन मस्ट नहीं है, तो 150। और 80C में, 80C में, 80C में कितना मिलेगा? 80C में कितना मिलेगा? 80C किसके लिए मिलेगा? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन के लिए मिलेगा। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 1920 में 20,000 है, तो ये तो आसान था, 20,000 ही मिलेगा। करेक्ट है। तो हमारा 1920 का आंसर आएगा नील, 150 और 20। तो क्वेश्चन नंबर 38 में जो सी इज द आवर आंसर, नील, 150 और 20। करेक्ट है।
अब आते हैं 2021 का, बताइए 2021 में क्या होगा। 2021 में 24B का डिडक्शन कितना मिलेगा। मैं पॉज कर रहा हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 24B, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 23। इस पे इंटरेस्ट कितना कितना दिया हुआ जरा बताएंगे आप मुझे, इंटरेस्ट कितना कितना दिया हुआ। 450, 4, 250, 450, 4, 250 और 80 और 80, ठीक है। ये जो ये वाला है ये प्री हो जाएगा, यस और नो। प्लीज बताइए। 1920 में आपने 80 डबल ई का डिडक्शन 150 क्लेम कर लिया था, यस और नो। जब आपने 1920 में 150 ऑलरेडी क्लेम कर लिया था तो डबल बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। तो आप 450 को 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, इनफैक्ट आप 3 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। तो आपका ये 60,000 आएगा, 90,000 नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। ये 60, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ये भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, करेक्ट है। अब 24B में मैं अगर जोड़ता हूं तो 460 यहां आएगा, 4,60,000, यहां आएगा 3,10,000, यहां आएगा 1,40,000, यहां तो हमें पूछा ही नहीं गया। अब 24B का जो डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, तो ये 2 लाख मिलेगा, ये भी 2 लाख मिलेगा और ये 1.40 लाख मिलेगा, करेक्ट है। अब 80 डबल ई में आऊंगा तो 2 लाख मिल चुका, 460 में से बचा हुआ 1.5 लाख में 80 डबल ई में क्लेम कर लूंगा। यहां पर 3,10,000 में 2 लाख क्लेम कर चुका हूं, तो बचा हुआ 1.10 लाख मैं 80 डबल ई में क्लेम कर लूंगा। यहां मैं क्लेम ही नहीं कर पाऊंगा। सही बात है या नहीं है। 1920 में क्या हुआ था, 1920 में 24B तो मैं क्लेम नहीं कर पाया था, लेकिन 80 डबल ई सॉरी 24B तो मैं क्लेम नहीं कर पाया था, लेकिन मैं 1.50 तो क्लेम कर ही सकता हूं। ये 4.5 लाख था यहां पर। तो आप देखिए 1920 में जो आंसर दिया नील 1.50, यहां 2 लाख और 1.50। अब देखिए 38 में आपने सी आंसर दिया था, 39 में यानी कि जो 2021 वाला है, 2021 वाला 2 लाख और 1.5 लाख आप क्लेम कर सकते हैं। तो 2 लाख और 1.5 लाख यही वाला ऑप्शन है, बाकी तो 150 है। क्वेश्चन नंबर 40, 21 22 का सॉल्व करना है। 21 22 में देखिए क्या हुआ था, 2 लाख और 1.10, 2 लाख और 1.10 ये वाला ऑप्शन आएगा आपके पास। और 41 में यानी कि 22 23 में 1.40 नील और ये 1.40 नील, दो में से कोई एक, तो 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख होता, तो ये बी आंसर आएगा। आया। यहां हम लोग लिख देंगे द हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंट्स, फर्स्ट हाउस, ये सब जो कंडीशंस हैं वो भी हम लोग लिख लेंगे। प्लीज, कैसा था क्वेश्चन। अब आइए TEEB करते हैं आपके साथ। HUF has taken loan for purchase of electric vehicle from bank. It can claim deduction under section 80 EEB. True or false? HUF has taken loan for purchase of electric vehicle from bank. It can claim deduction under section 80 EEB. True or false? False. HUF नहीं, HUF को ये डिडक्शन नहीं मिलता, इंडिविजुअल को मिलता है।
An individual non-resident has taken loan from bank for purchase of electric vehicle can claim deduction under section 80 EEB. True or false? An individual non-resident has taken loan from bank for purchase of electric vehicle can claim deduction under section 80 EEB. True or false? True. तो इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता. बी इज द आंसर. Question 43. An individual has taken loan from bank for purchase of electric vehicle. Electric vehicle shall be used in his business. He can claim deduction under section 80 EEB. True or false? False है. बिजनेस में यूज कर रहा है तो वो डिप्रिसिएशन क्लेम करे. 80 EEB का डिडक्शन नहीं मिलेगा. पर्सनल पर्पस के लिए लेगा, सैलरीड क्लास है, बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए बस. An individual has taken loan from friend for purchase of electric vehicle can claim deduction under section 80 EEB. True or false? False. Source बैंक का ही होना चाहिए. Both false. अब ये 80 GGABC. Cash donation by individual to political parties of up to 2000 is allowed as deduction under section 80 GGC. True or false? किताब देख लीजिए. फॉल्स है ये. पॉलिटिकल पार्टी में एनी अमाउंट पेड इन कैश इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. एनी अमाउंट पेड इन कैश इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. लेकिन जब 80G के बारे में बात करेंगे वहां पर अप टू 2000 का कॉन्सेप्ट है. इन पॉलिटिकल पार्टी में 1 रुपया भी कैश में देंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. सही बात. फिर डोनेशन बाय लोकल अथॉरिटी टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज फंडेड बाय गवर्नमेंट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC. False. Both false. D is the answer. Cash donation by individual to National Urban Poverty Eradication Fund of up to 2000 is allowed as deduction under section 80 GGA. True or false? True. Donation by individual to National Fund for Rural Development Fund. Rural development is allowed as deduction under section 80 GGA. True. 80 TTA and TTB, both individual or HUF, irrespective of residential status, can claim deduction under section 80 TTA. True or false? HUF भी क्लेम कर सकता है. किताब देखिए. क्या HUF क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल और HUF. ट्रू है. Both individual or HUF, irrespective of residential status, can claim deduction under section 80 TTB. True or false? Both individual or HUF, irrespective of residential status, can claim deduction under section 80 TTB. False. ये सिर्फ इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है. ट्रू फॉल्स. ए. Interest on saving or fixed deposit account with bank can be claimed as deduction under section 80 TTA. True or false? False. सिर्फ सेविंग अकाउंट का, फिक्स डिपॉजिट का 80 TTA में कोई जगह नहीं है. Interest on saving or fixed deposit account with bank can be claimed as deduction under section 80 TTB. True or false? True. False. True. B is the answer. Deduction under section 80 TTA cannot exceed 50,000. True or false? False. कितना लिमिट है 80 TTA में? कितना लिमिट है? 10,000 की. Deduction under section 80 TTB cannot exceed 50,000. True or false? यहाँ रुपीस का साइन देना भूल गया मैं. ये ट्रू है. B is the answer. Examine the following. Mr. X, age 60 years, resident and not ordinary resident, earns interest from post office cumulative time deposit of 1,50,000. His total income is, बताइए.
मिस्टर एक्स एज 60 ईयर्स, सीनियर सिटीजन हो गए और रेजिडेंट है तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उन्होंने इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट इन इंडिया, ये भी लिखना होगा। आउटसाइड इंडिया होता तो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होता। इन इंडिया ऑफ 150 हिज टोटल इनकम इज, कितना होगा बताएंगे आप? बी आंसर। सबसे पहले मुझे बताइए इनको क्या 1500 का एग्जाम्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 में? $1500 का एग्जाम्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? नहीं मिलेगा। 1500 का एग्जाम्शन सेविंग अकाउंट का मिलता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का। ये है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो 1500 का एग्जाम्शन नहीं है। अब 80 का रिडक्शन मिलेगा या 80 का रिडक्शन मिलेगा? बी का मिलेगा क्योंकि सीनियर सिटीजन है, और यहां 50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, तो 1 लाख इज द आंसर। बिल्कुल सही जवाब। तो वी कंप्लीटेड। तो ये मेरे बनाए हुए सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग जो पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे आपके साथ। मैं एक बार पॉज कर रहा हूं। आइए पास्ट एग्जाम के एमसीक्यू करते हैं आपके साथ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैन बी क्लेम्ड फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट मेड इन शेड्यूल्ड बैंक इफ द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज, बताइए 5 years, 8 years, 10 years, 5 years। आसान आसान से आप फटाफट हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन ये वाला करते हैं। एन इंडिविजुअल हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन द स्कीम्स अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80C, 80CCD ऑफ 2,50,000 and 1 lakh respectively during the year. Amount that can be claimed by him as deduction out of income is, बताइए कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है? 250 80C वाले में डाला है और 80CCD में 1 लाख डाला है। कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है? 1.5 लाख टोटल। एक और था 80CCD में एक्स्ट्रा 50,000 था, याद है आपको? तो 2 लाख होगा। क्वेश्चन 4, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80DD इज, इसको हम लोग चेंज करते हैं ऑप्शन को, इसको 1 लाख करते हैं, सॉरी 1 लाख, इसको करेंगे 50,000, इसको करेंगे 75,000, इसको करेंगे 25,000। पुराना क्वेश्चन था, अब ठीक है। 25, 75, 50, 1 लाख। बताइए ABCD द मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80D इज, कौन सा आएगा? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन 1 लाख आएगा, 1 लाख। डी आंसर आएगा। देखिए मैंने बताया था सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट, पेरेंट्स डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। कोई भी सीनियर सिटीजन हुआ तो यहां मैक्सिमम लिमिट 50-50 की आ जाएगी, तो 50 + 50 1 लाख। लेकिन यहां पर सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम लिमिट 25 की है, तो 25 + 50। दोनों में नहीं है तो 25 + 25। सिर्फ एक का पॉलिसी लिया तो 25, तो 1 लाख इज द आंसर। करेक्ट है। Rajan paid 25,000 to LIC of India for maintenance of his disabled son and incurred 15,000 for treatment of his handicapped wife who is working in State Bank of India. The deduction allowable to him under section 80DD is. Rajan paid 25,000 to LIC of India for maintenance of his disabled son. ठीक है। And incurred 15,000 for treatment of his handicapped wife who is working with State Bank of India. The deduction under section 80DD is. सबसे पहले 80DD डिडक्शन 80DD का मिलेगा। ऑप्शन सारे गलत हैं, इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं, तो ऐसे ही कर लेते हैं। ऑप्शन हम लोग चेंज करेंगे, पुराना क्वेश्चन था हमने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था। तो 80DD का डिडक्शन मिलेगा मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट,
तो एक सन डिसेबल्ड है, दूसरा वाइफ डिसेबल्ड है, करेक्ट है। सीवियर डिसेबिलिटी के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग नॉर्मल डिसेबिलिटी मानेंगे, कम से कम 40% एंड लेस देन 80%, करेक्ट है। और डिसेबल्ड सन के लिए 75,000 का रिडक्शन मिलेगा और हैंडीकैप वाइफ के लिए भी 75,000 का रिडक्शन मिलेगा। तो टोटल जो रिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1,50,000। हाँ या ना? तो मैं अब ऑप्शन को चेंज कर देता हूं, इसको 150 कर दूंगा, इसको 250 कर दूंगा, इसको 1,25,000 कर दूंगा। तो आंसर सी आएगा। क्वेश्चन 6, डिडक्शन अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग 75,000 ओके, बिल्कुल सही हिमांशु, बिल्कुल सही। आई मेड ए मिस्टेक। और इन्होंने, मैंने पढ़ा ही नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ हिज हैंडीकैप्ड वाइफ हु इज वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 80 तो 75,000 आंसर आएगा। और वाइफ क्योंकि काम कर रही है, पैसा कमा रही है, तो 80 में डिडक्शन क्लेम कर लेगी। बहुत बढ़िया, माय मिस्टेक। तो ये फिर ये सारे ऑप्शन सही है। मैं 15,000 ये सबको 125 ये सब करके थोड़ा सा कुछ करूंगा, तो 75,000 इज द आंसर। चलिए, तो दो बातें निकल गई। दो लोग डिपेंडेंट है तो दोनों का अलग अलग वो फिक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। Deduction available to an individual in respect of maintenance including medical treatment of dependent being a person with 80% disability when amount incurred in this respect is 1,40,000 will be, बताइए। कितना मिलेगा? 80% डिसेबिलिटी है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट है, कितना रिडक्शन मिलेगा? 1,25,000। सी इज द आंसर। Raghunath repaid during previous year education loan of 60,000 and interest on education loan 18,000 taken from PNB for his son to pursue MS in Germany. The loan was taken in the financial year and the payment commenced from financial year. The amount eligible for deduction under section 80E is, इसकी तो जरूरत ही नहीं है किस फाइनेंशियल में लिया। सी इज द आंसर। उससे कोई फर्क पड़ता है वो कहां पढ़ाई कर रहा है, इंडिया में कर रहा है या इंडिया के बाहर कर रहा है? इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। चलिए, deduction under section 80G on account of donation is allowed to a business assessee only, any assessee, individual HUF, any resident assessee. Deduction under section 80G on account of donation is allowed to any assessee, any assessee. पैसा का मामला है। Deduction in respect of donations to National Defence Fund is allowed under section 80G, CCG, C, none of the above. Deduction in respect of donations to National Defence Fund is allowed as deduction under section 80G, CCG, इसको CCG की जगह GGA कर देंगे, तो A is the answer। यही क्वेश्चन बना देते। डोनेशन टू नेशनल अर्बन एरेडिकेशन फंड इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, GGA, C और नन ऑफ द अबव, तब नेशनल तब भी आ जाता, बिल्कुल से। डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80GG इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड कैन नॉट बी मोर देन 6, 5, 2 और 10। क्या आंसर आएगा? बी, 5,000 पर मंथ। 11, Shravan engaged in business, paid monthly rent of 5,000 by check for his residence during the previous year. His adjusted total income is 3,40,000. The amount eligible for deduction under section 80, his adjusted gross total income कर देते हैं।
तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, 5,000 रुपया किराया दे रहा है मंथली रेंट, और इसका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है 3,40,000। द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इज, बताइए कितना होगा। ये नहीं होगा, 26 करेक्ट, क्योंकि रेंट पेड कितना है 60,000 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि 34,000, तो ये आएगा 26,000। और जो लीस्ट होगा मैक्सिमम तो 60,000 और 25% ऑब्वियसली 26,000 से बड़ा ही होगा, तो 26,000 इज द आंसर। 12th, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड इज, दोबारा आ गया, इसको हटा ही देते, दोबारा क्यों आएगा। आते हैं यहाँ, Bharat engaged in business claimed that he paid 10,000 per month by check as rent for his residence. He does not own any residential building. His total income computed before deduction under section 80GG is 3. ये भी दोबारा आ गया, इसको भी हटाते हैं। The maximum amount of deduction under section 80U allowed to a person with 80% or more of one or more disability is 125। ये भी दोबारा ही है, लैंग्वेज अलग है लेकिन है दोबारा। क्वेश्चन 16, during the year Basu won 4 lakh from a motor rally out of which he deposited 1,50,000 in his PPF account. He does not have any other income. Net tax payable by Mr. Basu will be, अरे ये क्या आ गया, नेट इनकम कर देता हूं, नेट टैक्स पेबल नहीं, नेट इनकम विल बी, बताइए। 4 लाख रुपया जीते और 1.5 लाख रुपया पीपीएफ में डिपॉजिट कर दिया, नेट इनकम कितनी होगी। और ऑप्शन तो हम लोग बाद में डाल देंगे, आप बताइए नेट इनकम कितनी होगी। 2.5 लाख कैसे, अच्छा 1.5 लाख रुपया माइनस कर दिया, बाकी लोग 80C to 80U का डिडक्शन स्पेशल इनकम से नहीं मिलता है, कैजुअल इनकम से नहीं मिलता है, तो इसकी इनकम 4 लाख ही होगी, 4 लाख। तो हम लोग एक ऑप्शन तो 4 लाख का देंगे, दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली 2.5 लाख का देंगे, बाकी नील और नन ऑफ द अबव तो कर ही देंगे। Question 17. Mr. Atul, age 63, a resident Indian, paid for himself through account pay check health insurance premium of 2,10,000 for 5 years in one lump sum on 28th March. The eligible amount of deduction under section 80D would be, बताइए। इसमें एक ऑप्शन तो 2,10,000 का होना ही चाहिए था, दूसरा ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं 25,000 का, तीसरा ऑप्शन है 50,000 का, वो तो ठीक है। तो मैं 2,10,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 42,000 आएगा, और इनकी एज 63 है तो मैक्सिमम 50,000, लेकिन ये 42,000 दे रहा, तो डी इज द आंसर, करेक्ट है। Under the Income Tax Act, which of the following can claim deduction for any sum contributed during the previous year to a political party or electoral trust? Local authority, individual, artificial juridical person, none of the above. इसके ऑप्शंस गलत हैं। लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन भी डोनेशन दे सकते हैं इफ दे आर नॉट फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो लोकल अथॉरिटी में यहां पर एक लाइन लिखूंगा फंडेड बाय गवर्नमेंट, यहां भी लिखूंगा फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन डोनेशन देगा, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स का है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ये भी एक्स्ट्रा टॉपिक का इसलिए इसको मैं यहां से हटा दूंगा। अब डिडक्शन अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज,
Interest income 10,000, such interest income or 10,000 whichever is less, such interest income or 10,000 whichever is more. बताइए ATTTA का डिडक्शन कितना मिलेगा? C, maximum 10,000. The following is not allowed as deduction under section 80TTA. Interest on deposit in a saving account with a bank up to 10,000 allowed होगा या नहीं होगा? Yes. Interest on time deposit with bank of up to 10,000 allowed होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. Interest on deposit in a saving account with post office of up to 10,000 allowed होगा या नहीं होगा? Yes. Interest on deposit with cooperative society engaged in the carrying on a business of banking up to 10,000 allowed होगा या नहीं होगा? Yes. तो B is the answer. Not allowed. B is the answer. Same है. Deduction in respect of interest on saving accounts under section 80TTA shall be allowed with respect to saving account with all of them. When a resident senior citizen having gross total income of 5,56,000 had derived interest from saving account in a nationalized bank 8,200, fixed deposit 47,000 from such bank, he is eligible for deduction from the gross total income. कितना? D is the answer. ठीक है. D होगा ना. 80TTB का डिडक्शन मिल जाएगा और 80TTB में सेविंग और फिक्स दोनों आता है, तो दोनों को मिलाया तो 50,000 से ज्यादा है तो 50,000 आएगा. Mr. Ritvik has purchased his first house in Gwalior for self-occupation for 45 lakh. With bank loan sanction on this and disbursed on this, he paid interest of 3.8 lakh during the previous year. What is the tax treatment? Oh, paid by him. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने, बहुत बढ़िया. चलिए, इसका ईयर डालना बहुत जरूरी है. मिस्टर ऋत्विक हैज परचेज अ फर्स्ट हाउस इन ग्वालियर फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन ऑन 1 अप्रैल 2019 कर देता हूं. ठीक है. लोन सैंक्शन हुआ इतने तारीख को, 30 मार्च को, और ये 3 अप्रैल 2019. ठीक है. He paid interest of 3.8 lakh during the previous year. What is the tax treatment of interest? अब देखिए, जब लोन मिला उसी वक्त पोसेशन में मिल गया. ठीक है. 1920 में लोन मिला, 1920 में ही पोसेशन मिल गया. काफी आसान हो गया अब ये क्वेश्चन. इंटरेस्ट 2,24,000 में, 2,24,000 में 1.8 लाख ATEE में, 2,24,000 में 1.5 लाख ATEE में, और 24 में इतना और इतना. एक ऐसे होगा. ATEE का रिडक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा ना. C इज द आंसर. करेक्ट. C इज द आंसर. तो कंप्लीटेड. अब हम लोग कल मिलेंगे आपसे और नया चैप्टर शुरू करेंगे अदर सोर्सेस का. और हम लोग ने अब तक क्या कर लिया मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊं, ये आप बताएं. 80C में नहीं मिलेगा. 80C है कहां लिखा हुआ है? ATEA लिखा हुआ है. और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन तो है ही नहीं इसमें. जो भी अमाउंट दिया हुआ सब इंटरेस्ट का दिया हुआ है, रीपेमेंट नहीं. फिर क्या बात कर रहे हैं आप? 80C में नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. करेक्ट है. ओके, डन. अब देखिए, हमें टोटल इनकम निकालना है. ATIBA बहुत हल्का सा स्टडी करेंगे. एक्स्ट्रा टॉपिक्स में है वो. एक्स्ट्रा टॉपिक्स में देखिए, टोटल इनकम में अगर आप देखें तो 5 हेड हैं. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैप गेन, अदर सोर्सेस, और 2 एडजस्टमेंट, क्लबिंग और सेट ऑफ. तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है. करेक्ट है.
और इसमें माइनस करते हैं 80C to 80U, तो टोटल इनकम आता है। हमने जो चैप्टर कर लिए हैं आपके साथ वो है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और 80C to 80U, और इससे पहले हमने 2 चैप्टर और किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस के। तो 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर हमने कर लिए। जो हम लोग कल शुरू कर रहे हैं वो आपके साथ अदर सोर्सेस है। इसके बाद डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे जो पीजीबीपी और कैपिटल गेन का हिस्सा होगा, और फिर कैप गेन शुरू करेंगे। अदर सोर्सेस 3-4 दिन लगेंगे। उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन अगेन 3-4 दिन लगेंगे। आज 17 तारीख तक है, तो दिसंबर में मुझे लगता है ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन अदर सोर्सेस, और दिसंबर में ही मुझे लग रहा है 20-30 कैपिटल गेन भी शुरू हो जाएगा। तो 15 जनवरी तक कैपिटल गेन खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद विल स्टार्ट पीजीबीपी, जो अगेन जनवरी में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्लबिंग, सेट ऑफ, उसके बाद इतने सारे एकदम छोटे छोटे चैप्टर होंगे, फटाफट खत्म होते जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको जरूर बताना चाहेंगे कि अगर आप 24 घंटे के अंदर, आप देखिए पेज भी उल्टा लेंगे ना तो काम हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको धीरे धीरे याद भी करना है, और पेज उल्टाने की जगह अच्छी तरह से याद करेंगे तो और बढ़िया है। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करते हैं तो आपको आएंगे 100 में 100, नहीं करते हैं तो अगले 25 घंटे के अंदर टैक्स भूल जाएंगे। मैं मान लूंगा कि आज आपने क्लास अटेंड नहीं की, और अगले 48 घंटे में हो सकता है आप मुझे ही भूल जाए। धन्यवाद, बाय।